नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है बिहार में हो रहा छात्र आंदोलन और नीतीश सरकार। दोस्तों, देश में जब भी आंदोलन हुए हैं तो उन्होंने देश की सत्ता को हिला के रख दिया है। ऐसे में जो इस समय बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार को उससे डरना चाहिए। और जैसी स्थिति इस समय बिहार में बनी हुई है और सरकार जिस तरीके से उस स्थिति को नियंत्रित कर रही है, वह सही नहीं है। ऐसे में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने समस्या हो सकती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर बिहार की स्थिति किस तरीके से नीतीश कुमार के लिए खतरा पैदा कर रही है और नीतीश कुमार को समय रहते ही छात्रों से बात करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, भारत की बात करें तो यहाँ पे छात्र राजनीति ने हमेशा से ही देश को प्रभावित किया है। देश के कई सारे बड़े नेता इसी छात्र राजनीति की ही उपज माने जाते हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो कई सारे नेता जो छात्र राजनीति से आए और यहाँ पर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने और कई बार तो देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार तक रहे। तो ऐसे में छात्र राजनीति को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और उस पर भी अगर हम बात करें बिहार के छात्र राजनीति की, क्योंकि उन्होंने तो देश की एक प्रधानमंत्री को ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया कि देश की प्रधानमंत्री खुद अपना चुनाव हार गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बात है 1975 की, जब देश की राजनीति में इंदिरा गांधी का बोलबाला था। उस दौर में इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार को हटाने के पीछे बिहार के छात्र ही जिम्मेदार माने जाते हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी जैसे छात्र नेता उस दौर पे दिल्ली की राजनीति को हिला के रख दिए थे। और फिर इंदिरा गांधी स्वयं अपने चुनाव को हार जाती हैं। जेपी मूवमेंट का यह दौर आज भी लोगों को याद रहता है। हमेशा कहा जाता है कि अगर देश में लोकतंत्र जो बचा 1975 के बाद, उसके पीछे जेपी मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में बिहार का रोल यहाँ पे सर्वाधिक रहा है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो देश की राजनीति में कई सारी सरकारें केवल छात्रों ने हिला के रख दी। गहलोत सरकार ने छात्रों के लिए काम नहीं किया, पेपर लीक को सही तरीके से नहीं रोका। अंत में छात्रों ने वहां पर गहलोत की सरकार को राजस्थान में हरा दिया। ऐसे ही आप याद करिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव। योगी आदित्यनाथ छात्रों के मुद्दे को सही तरीके से डील नहीं कर रहे थे। पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे थे और सरकार छात्रों की बात नहीं मान रही थी। राम मंदिर का मुद्दा, जिसकी वजह से बीजेपी आज सत्ता में बैठी हुई है, उस मुद्दे को सॉल्व करने के बाद, राम मंदिर को बनाने के बाद मात्र 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी मात मिलती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद वह दूसरे नंबर पे आते हैं, जहां पर हर कोई मान रहा था कि भाजपा 2019 में किए गए अपने प्रदर्शन को सुधारेगी, अच्छा करेगी और शायद 2014 वाले प्रदर्शन को दोहरा देगी। ऐसे में भाजपा 2019 में किए अपने प्रदर्शन की आधी रह गई। यह क्यों हुआ? क्या सिर्फ राहुल गांधी के आचरण का मुद्दा यहां चला, या फिर अखिलेश यादव का पीडीए? यहां पर चला था छात्रों का हंटर। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ चुका था कि छात्रों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। सैनिक भर्ती की परीक्षा जब आउट हुई थी, उसके बाद आरओ की परीक्षा जो परीक्षा हुई थी वह आउट हुई थी। फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम यहां पर कैंसिल किया गया। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था। सरकार ने इस बात को सही तरीके से टैकल नहीं किया, छात्रों पे आरोप लगाए गए। लेकिन जब सरकार लोकसभा चुनाव हारती है तो उसे समझ में आता है कि छात्रों को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। तब याद करिए नवंबर का वह दौर, जब यूपीपीएससी ने अनाउंस किया कि वह यूपीपीसीएस के एग्जाम को 2 बार लेंगे, मतलब 2 दिन एग्जाम होगा और होगा नॉर्मलाइजेशन। यही काम आरओ के लिए भी किया गया। छात्र बैठ गए धरने पर प्रयागराज में। सरकार के ऊपर दबाव बना। उपचुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में उस दौर में 9 सीटों पर। योगी आदित्यनाथ को पता था कि जो लोकसभा में हुआ वह यहां पर भी दोहराया जा सकता है। ऐसे में सरकार ने छात्रों की बातों को मान लिया और फिर आपको पता है नतीजा आया। 9 सीटों में 7 सीटें बीजेपी ने प्राप्त करी। बीजेपी नहीं, एनडीए कहिए, क्योंकि वहां पे एक सीट आरएलडी को मिली थी। लेकिन छात्रों की बात मानने की वजह से ही यहां पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति आगे बढ़ते आपको दिखाई दी। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार तो हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है और छात्र यहां पर हमेशा से राज्य की राजनीति को परिवर्तित करते चले आए हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि बीपीएससी का यह आंदोलन क्या सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा होगा? छात्रों ने यह तक कह दिया है कि नीतीश जी, हमारी परीक्षा 2024 में हो रही है, आपकी 2025 में होगी। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर 25 में हम आपको देख लेंगे।
आखिर नेताओं को तो आना पड़ता है जनता के द्वार पर ही। 2016 और 17 राज्य की जनगणना के अनुसार राज्य में 18 से 23 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1.14 करोड़ है। मान लेते हैं अगले 5 साल में वहां पे लगभग 12 से 15 लाख बच्चे बढ़ गए होंगे। तो ऐसे में वर्तमान समय में कम से कम 1.25 करोड़ ऐसे बच्चे होंगे जो 18 से 23 साल के होंगे और परीक्षाओं में प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या इनमें से ज्यादा होती है। जिस तरीके से टीआरई का पेपर अभी आउट हुआ, दोबारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया, बीपीएससी पर आरोप लग रहे हैं, यह साफ दर्शा रहा है कि सरकार यहां पर अक्षम है। और याद रखिए कि जो युवा होते हैं, जो नए युवा होते हैं, जिनको वोट देना होता है, पहली बार वोटर बने होते हैं, वह यह देखते हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जब 18 साल से 23 साल का युवा यह देखता है कि राज्य की सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, उनके लिए नहीं सोचती है, तो वह उनको वोट क्यों देगी। और नीतीश कुमार के अपोजिट एक चेहरा खड़ा है जिसका नाम है तेजस्वी यादव। युवाओं के साथ वह जुड़ चुका है। याद रखिए, जब वह बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे, उस दौरान वह उप मुख्यमंत्री थे। उस समय बिहार ने पिछले कई सालों की सबसे बड़ी भर्ती करी है। उस दौरान ना पेपर आउट हुआ, ना कुछ हुआ और लोगों को वहां पर ज्वाइनिंग लेटर मिला। ऐसे में युवाओं का समर्थन तेजस्वी यादव के साइड जाता दिखाई देगा। नीतीश कुमार को यह समझना पड़ेगा कि अगर वह छात्रों की बात यहां नहीं मानेंगे तो 2025 की यात्रा उनकी सुगम नहीं रहने वाली है। कि सामने है युवा चेहरा जो आपसे ज्यादा पॉपुलर है, खासकर युवाओं के बीच में। ऐसे में आप कैसे सरकार बना पाएंगे? इसलिए छात्रों की बातों को मानना जरूरी है। उनसे बात करिए, उनकी दुविधाओं का समाधान करिए। अगर आप उनकी बातों को नहीं सॉल्व करेंगे तो वह आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। नीतीश कुमार और भाजपा को समझना पड़ेगा कि जनता ही इस समय देश की मालिक है। वह केवल देश की सर्विस के लिए यहां पर बैठे हैं और अगर वह जनता की बात नहीं सुनेंगे, छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, तो सत्ता पे बैठने का उनका कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।